ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 4 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कॉर्पेट का 6वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, दो देश आपको पहचानने हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत तथा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक यानी ग्लोबल कंजर्वेशन एस्यूट टाइगर स्टैंडर्ड्स द्वारा भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता प्रदान की है? 14, 15, 20 या फिर 25? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 अभयारण्यों को यह मान्यता प्रदान की गई है। मिशन निर्यातक वनों किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो याद रखिएगा जो ये मुहिम है मिशन निर्यातक वनों, तो ये शुरुआत की गई है इसकी राजस्थान से। तो आपने याद रखना है मिशन निर्यातक इज रिलेटेड टू राजस्थान। भारतीय पुरुषों की टीम टोक्यो ओलंपिक 2021 के सेमीफाइनल में किस टीम से हारी है? तो देखिए, यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है बेल्जियम से, तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ई रूपी क्या है? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इन 4 ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे, निश्चित तौर से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा किसी न किसी अपने कंपेरेटिव एग्जाम में। तो आपने याद रखना है ई रूपी क्या है? एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। बहुत ही गजब की इसमें इंफॉर्मेशन है, कुछ इस टेक्स्ट के मैसेज की तरह ही ये काम करेगा। मतलब आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा, जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा साइबर फ्रॉड एक्सेट्रा हो रहे, तो इनसे भी आपको निजात मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा धरातल पे ई रूपी किस तरह से इम्प्लीमेंट हो पाती है। टोक्यो ओलंपिक 2021 महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? देखिए, बहुत ही बड़ी बात है, भारत पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है हॉकी टूर्नामेंट में। बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस हिस्टोरिकल इवेंट को कौन लीड कर रहा है। तो आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ ली होगी। तो बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल का नाम आपने याद रखना है, भारतीय हॉकी टीम की ये कप्तान है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में आपको ये भी याद रखना है रानी रामपाल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से। बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आगे बढ़े हैं। इनके नेतृत्व में पहली बार महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट। टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मुकाबले में एकमात्र गोल किस खिलाड़ी द्वारा किया गया? तो 4 ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी यहाँ पे। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरजीत कौर, जिनका संबंध पंजाब से है। आपने देखा होगा पंजाब के सीएम ने भी इनके लिए ट्वीट किया था। बहुत बड़ी बात होती है इस तरह के इवेंट में कोई गोल करके अपने देश को लीड करना, पूरी दुनिया में अपने देश का नाम लाना। तो ये काम करके दिखाया है गुरजीत कौर के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इंडियन महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन है? ये प्रश्न भी सुर्खियों में है। काफ़ी डिफेंड किया है इन्होंने इंडिया को, यदि सेमीफाइनल में भारत पहुंचा है। काफ़ी बड़ा योगदान है इस गोलकीपर का, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बता दें, इनका नाम है स्मिता पुनिया। याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है और हॉकी में इंडियन टीम के गोलकीपर है। सागर धनकर मर्डर केस के साथ कौन खिलाड़ी जुड़ा है? तो सागर धनकर मर्डर केस के साथ में सुशील कुमार खिलाड़ी को जुड़ा गया, जिनकी चार्जशीट लगभग फाइनल हो चुकी है। अब आगे देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से कोर्ट का क्या निर्णय आ पाता है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी फेमस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे रेसलर थे, लेकिन अब ये मर्डर केस में फंस चुके हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, पालमपुर क्षेत्र से बहने वाली न्यूगल खड्ड किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, यहाँ पे आपने याद रखना है ये न्यूगल खड्ड बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बहुत सुर्खियों में आज की डेट में हम बात करें। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दें पालमपुर के नज़दीक से ही निकलती है, बहती है, सुजानपुर की तरफ आगे बढ़ जाती है। ये ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी की है? चिनाब, ब्यास, सतलुज या फिर यमुना? तो आपको बता दें ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, इसकी एक सहायक नदी है न्यूगल। इसी नदी के किनारे पे एक जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, जो हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार, इन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी। इस नदी के किनारे एक पार्क है जिसके उत्थान के लिए समय समय पर मांग की जाती है। आजकल देखिए बरसात का मौसम है, काफ़ी उफान पे है बरसात हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो इस कारण से भी ये नदी सुर्खियों में है। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी ये सुर्खियों में रहती है। तो ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं और फाइनली आप इसको इंटरलेट करेंगे। न्यूगल खड्ड किससे संबंधित है? व्यास नदी की ये ट्रिब्यूटरी है।
हिमाचल प्रदेश में कितने पंजीकृत बेरोजगार है? राइट सर्विसेज में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। आजकल हमारी विधानसभा का मानसून सत्र चला है, आपको ज्ञात होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में या जितनी भी विधानसभा होती है उसके 3 सत्र रहते हैं। एक मानसून सत्र होता है, इससे पहले आपने बजट सत्र देखा था, और अब आपका शीतकालीन सत्र आएगा। ठीक है, तो बजट सत्र को जो राज्यपाल होते हैं उनका संबोधन किया जाता है। राज्यपाल हर साल का जो पहला जो होता है, जैसे बजट सत्र से ही शुरुआत होती है तो उसको संबोधन करते हैं, और जब 5 साल के बाद चुनाव हो जाते थे उसका जो फर्स्ट सेशन होता है उसे भी राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो आजकल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का राजधानी शिमला में विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसी सत्र में प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कितने पंजीकृत बेरोजगार है। पंजीकृत बेरोजगारों का यहाँ पे अभिप्राय है जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, मतलब आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया गया, वहीं से आंकड़े लिए गए हैं। यही प्रश्न लाइट सर्विसेज में पूछा गया था, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपने पढ़ ली है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है 8.46। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी एक फौज हमारे प्रदेश में तो रजिस्टर्ड है। अब देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत से अनस्किल्ड लोगों की जॉब भी गई है, तो ये आंकड़ा बहुत आगे पहुंच चुका है। अब देखिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है आपके लिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे हमने एक विश्लेषण निकाला है कि यदि आप किसी वैकेंसी के लिए बैठते हैं तो कितना आपको कंपटीशन वहाँ पे फेस करना पड़ता है, कितने बेरोजगार है, किस सेक्टर में कितने बेरोजगार है, जैसे मैट्रिक पास कितने हैं, +2 पास कितने हैं, डिग्री धारक कितने हैं, आगे उसके बाद अन्य जो स्किल्ड लोग हैं वो कितने बेरोजगार हैं, ये सारा कंपैरिजन वहाँ पे किया गया। इससे भी आपको एक विजन, एक मार्गदर्शन मिल सकता है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो हमारा वर्ष 2021 चल रहा है इसी के बीच में प्रदेश को टीबी फ्री किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कोविड पैंडेमिक के कारण भी बहुत से लोगों के लंग्स खराब हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार भी एक फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम उसने शुरू किया है, इसके जरिए पता लगाया जा सके कितने लोगों को कोविड के कारण टीबी की शिकायत हुई है। तो 2021 में प्रदेश सरकार चाहती है कि अपने इस प्रदेश को टीबी फ्री किया जाए, लेकिन ये काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि अभी देखिए आप 8वें महीने में आपका प्रवेश हो चुका है, अगस्त चल पड़ा है। 3-4 महीनों में इस इतनी खतरनाक पैंडेमिक के बाद निकल के हिमाचल प्रदेश को निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब साथ में आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य है तो केंद्र सरकार ने भी लक्ष्य निर्धारित किया होगा, तो आप याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य वर्ष 2025 का रखा है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा अपलोड की गई है। इन किताबों को एक बार विजिट करने के लिए, इन किताबों को एक बार एक्सप्लोर करने के लिए इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अपने लिए अच्छी किताबों का एक पैकेज बनाइए। निश्चित तौर पे किताबें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत से बच्चों की सिलेक्शन यहाँ से हो रही है, तो एक बार विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।